अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 2 है। ये पेपर में आने वाले अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक है, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए दरअसल होता ये है कि हम एक मेटल वायर का पीस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के अंदर एडजस्ट करते हैं। ये जो दो हाइड्रोलिक आर्म्स हैं, ये इस वायर के टुकड़े को अपोजिट एंड्स से पकड़कर मुखालिफ सिमत में खींचते हैं। जिस फोर्स से ये दोनों आर्म्स इस टुकड़े को मुखालिफ सिमत में खींचते हैं, वो इसके अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करता है और एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म की मदद से इसके अंदर जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूस होने पर मेजर कर ली जाती है। यानी स्ट्रेस जनरेट की जाती है फोर्स अप्लाई करके, और स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाली स्ट्रेन को भी नाप लिया जाता है। और ये सारा सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म के साथ होता है, जिसके साथ एक XY चार्ट रिकॉर्डर स्ट्रेस और स्ट्रेन के मुतल्लिका एक कर्व ड्रा करता है। इसका O से लेके A तक का जो पोर्शन है, ये समझ लें कि इलास्टिक लिमिट के अंदर है कि आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ेगी। जैसे ही आप अप्लाई की जाने वाली फोर्स को ख़त्म कर देंगे तो वो बॉडी अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा, और हम स्ट्रेस के इस हिस्से को कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। यानी इस O से A के दरमियान हुक्स लॉ वैलिड है। स्ट्रेस और उसके नतीजे में पैदा होने वाली स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। लेकिन A से B तक ये जो मटेरियल है, ये रहता तो इलास्टिक है कि अगर आप इसके ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्स को ख़त्म कर दें तो वो बॉडी अपनी पहली सी हालत में वापस आ जाएगा। लेकिन इस सेक्शन के दौरान हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल से इस तरह यूं रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ इन अ टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। आपके सामने ये है टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, ये इसके मैकेनिकल आर्म्स और ये इसके अंदर लगी हुई वायर, और ये वो कंप्यूटर सिस्टम है जो इसके अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन का ऑटोमेटिकली ग्राफ प्रिपेयर करता है। इन अ टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, ए मेटल वायर is fixed between the arms of a tensile testing machine, and wire is extended at a specified deformation rate. Stress generated during the deformation are continuously measured by a suitable electronic device fitted in the machine. Force elongation diagram or stress strain curve for a ductile material is shown in figure. ये है stress strain curve for a ductile material. In the initial stage of deformation, stress increases linearly, strain increases linearly with stress. इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे
स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा टिल वी रीच a point A on the stress strain curve. This is called proportional limit. It is defined as the greatest stress that a material can endure without losing straight line proportionality between stress and strain. Hooke's law is valid in this region. यानी ये है कि जैसे ही आपने स्ट्रेस को ख़त्म किया तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा, लेकिन इस दौरान हुक्स लॉ वैलिड रहता है जो कि ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और ओ से लेके ए तक के रीजन में ये लॉ ओबे किया जाता है. फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये प्रोपोर्शनल नहीं रहती. फ्रॉम ए टू बेस बी stress and strain are not proportional, but nevertheless, if the load is removed at any point between A and B, the curve will be retraced and the material will return to its original length. In the region AB, material is said to be elastic. The point B is called yield point, whereas Hooke's law is not valid in this region from A to B. यानी A से B तक मटेरियल रहता तो इलास्टिक ही है, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता, तो इसलिए पॉइंट B का नाम रख दिया गया यील्ड पॉइंट. द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट B इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. यानी पॉइंट B जो है ये लचक की हद है. अगर आप पॉइंट बी को क्रॉस कर जाएंगे तो मटेरियल दोबारा लचकदार नहीं रहेगा. इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, द स्पेसिमेन बिकम परमानेंटली चेंज्ड. तो ये स्पेसिमेन परमानेंटली चेंज हो जाएगा एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप और साइज after the stress is removed. This kind of behavior is called as plasticity. यानी आपने किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाया और उस स्ट्रेस के ज़ेरे असर उस बॉडी की शेप जो है वो परमानेंटली चेंज हो गई. फोर्स लगाकर किसी बॉडी की शेप को परमानेंटली चेंज कर देने का मैकेनिज्म कहलाता है प्लास्टिसिटी. The region of plasticity is represented by portion of the curve from B to C. यानी देखें कि A से B तक इलास्टिक प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है. A से B तक इलास्टिक तो है लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहते. और B से लेके C तक का जो सेक्शन है, the region of plasticity is represented by a portion of the curve from B to C. B से लेके C तक का सेक्शन ऐसा है कि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उस बॉडी की शक्ल परमानेंटली चेंज हो गई. The point C represents ultimate tensile stress of the material. The UTS, ultimate tensile stress, is defined as the maximum stress that a material can withstand and can be regarded as nominal strength of the material. यानी किसी मटेरियल की मजबूती का अंदाज़ा हम पॉइंट C तक लगने वाली स्ट्रेस से कर सकते हैं. Corresponding to UTS is crossed. The material breaks at point D, responding the fracture stress. यानी जैसे ही पॉइंट C जो है ये क्रॉस कर दिया तो पॉइंट D पर आके वो मटेरियल ब्रेकअप हो जाएगा, उसमें क्रैक्स अपीयर होंगे
और क्रैक्स के अपीयर होने पर वो मटेरियल ब्रेकअप हो जाएगा। What are ductile substances? The substance which undergo plastic deformation until they break are known as ductile substance. Lead, copper and wrought iron are ductile. What are the brittle substances? The substance which break just after the elastic limit is reached are known as brittle substances. Glass and high carbon steel are brittle in nature. बेटा उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह लर्न करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।